नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर करेंगे ध्वजारोहण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जाएंगे बांग्लादेश। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। खेल की खबरों में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5वें T20 मैच में हराकर 5-0 से क्लीन स्वीप किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लगाया शानदार अर्धशतक। और 2025 का आज अंतिम दिन। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज साल 2025 का आखिरी दिन है और सूर्य के उदय होने के साथ ही 31 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में हम आपको भारत के अलग अलग शहरों में साल के आखिरी सूर्य के उदय होते हुए जो तमाम तस्वीरें हैं उनको डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से साझा कर रहे हैं। तटीय इलाकों में सूर्य को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिन की शुरुआत भी साल के आखिरी उगते हुए सूर्य के साथ हो चुकी है। राजस्थान की अगर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे तो इस वक्त ठंड की वजह से तापमान काफी कम। वहां भी साल के आखिरी दिन आप उगते हुए सूर्य की लालिमा को देख सकते हैं, जिसने गुलाबी नगरी जयपुर को भी और खूबसूरत बना दिया। कन्याकुमारी की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी सूर्य भगवान अपनी किरणों की छटा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केरल के तस्वीर में आप भगवान सूर्य को अपनी किरणों की विहंगम छटा बिखेरते हुए देख सकते हैं। साल 2025 का आज आखिरी दिन और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े। हिमाचल का कुल्लू मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। ये प्रतिबंध न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक जारी रहेगा। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल या आउटर सर्कल में किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं देगी, ताकि जाम से बचा जा सके। लोग बिना किसी रुकावट के जश्न मना पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में अगर पैदल चलना जो होगा तो भीड़ ज्यादा होती है, तो इसीलिए गाड़ियों को सी हेक्सागन से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने आज नए साल के पहले दिन भी श्री माता झंडेवालान मंदिर में पूजा करने वाले जो भक्तजन वहां पहुंचे, भीड़ को मैनेज करने के लिए खासा इंतजाम किए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो पीक आवर्स के दौरान रानी झांसी रोड से बचे। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। इसी कड़ी में गुलाबी नगरी जयपुर भी पर्यटकों की पहली पसंद है। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर, उनके किले, महल, देश विदेश से आए जो तमाम टूरिस्ट हैं उन्हें खासा आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी यहाँ की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी शहर जयपुर में भी सैलानियों का तांता लगा है।
जयपुर की मशहूर और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए देश और विदेश से बड़े पैमाने पर सैलानी आ रहे हैं। This is the third day in Jaipur. It's very very nice. I love it. हम लोग खाटू श्याम घूमने आए हैं और वहाँ से यहाँ आ गए हैं जयपुर घूमने। बहुत अच्छा है। पिंक सिटी नहीं, यहाँ से अब घर निकलेंगे। अभी यहाँ जाएंगे जल महल, 2-3 प्लेस है वो सब घूमेंगे। जयपुर के अलावा राजस्थान में देखने और घूमने लायक कई जगह हैं। पर्यटक इन जगहों को देखने के लिए घूमने की योजना बना रहे हैं। अभी रात को हम लोग आए, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा चलता है। लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा। हम लोग टूर कंप्लीट करके आए, आज हम लोग का लास्ट डे है, कल घर जाएंगे। हम लोग जोधपुर, जैसलमेर, बाकी सब घूम के आए, उदयपुर वगैरह सब हो गया। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और राज्य के अधिकारी सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आएंगे। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव और साल 2025 की विदाई के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवा ध्वज लिए भक्त ढोल मंजीरों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जगत गुरु श्री रामाचार्य द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे और जनसभा को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की द्वितीय वर्षगांठ है। इस अवसर पर तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं। मुख्य आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए, लेकिन तमाम सारे आमजन यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज 31 दिसंबर है और इस दिन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है। सुबह से ही दर्शन कर रही है। नूतन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शुरू हो रहा है, तो लोग चाहते हैं आज के दिन हम यहाँ पर दर्शन करें प्रभु श्री राम के, क्योंकि द्वितीय वर्षगांठ है और यह दिन है संघर्षों का दिन है। तमाम सारे लोगों ने बलिदान दिया था, सपने देखे थे। 5 सदी की संघर्ष के बाद वह दिन आया था जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ था। जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। नई साल का दिन है ना, इसलिए यहाँ आना। आपको पता होगा कि मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अपने दिन की शुरुआत कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ करने वाले हैं। इसके बाद वो भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वो आज कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया। इसी सिलसिले में टीएमसी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बैनर्जी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्षा बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज दोपहर करीब 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और मानिक मियां एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतिम सरकार ने बताया कि अंतिम संस्कार तक की पूरी प्रक्रिया पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ होगी। अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा ठंड की चपेट में। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिमी राजस्थान में गर्ज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग के जरिए स्थिति पर नजर बनाई हुई है। ट्रेन लेट हो, प्रभावित यात्रियों के लिए रेलवे ने ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था की। उत्तर रेलवे, उत्तर मध्यम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधकों को यात्रियों से जुड़ी दिक्कतों के लिए किस तरह से तुरंत समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त कोहरे की वजह से यातायात या यूं कहूं सड़क यातायात प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे से लेकर के हवाई यातायात ये सब प्रभावित है। साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो डिले चल रही है। प्रीमियम गाड़ियां भी इस वक्त डिले चल रही हैं। जो रेलवे है वो ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जो यात्री हैं उनको सुख सुविधाओं में कमी ना हो, इसीलिए भोजन की जो समस्या है या यूं कहें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है, लाइव मॉनिटरिंग है, वो तक की जा रही है। कोशिश रेलवे ये कर रहा है लगातार कि वो इस स्थिति से जल्द निकल सके और जो ट्रेनें हैं उन्हें टाइम पर चलाया जा सके। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जब जो ट्रेनें हैं वो जब डिले चल रही होती है तो कुछ जो नई ट्रेनें हैं उन्हें उतारा जाता है, जिससे कि उन समय की जो स्थिति है उसको काबू में किया जा सके। अब जरा मैं एक बार आपको कहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन पीयूष है, जरा एक बार उस तरफ की स्थिति दिखाएं और दिखाएं आपको कि क्या कोहरा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और पूरी तस्वीरें जो हैं वो आप और आपके जरिए दर्शक हमारे इस कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर यात्रियों को घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है। और न केवल इतना बल्कि विजिबिलिटी बहुत कम होती चली जा रही है। और ये रेलवे स्थिति ही नहीं है, सिर्फ रेलवे का ही नहीं है, हवाई यातायात भी कुछ इसी तरीके से प्रभावित है। और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्थमा और दमा के मरीजों के लिए तो खासतौर पर एडवाइजरी भी एक तरीके से कहे तो डॉक्टर्स लगातार दे रहे हैं कि वो जब निकले तो मास्क लगाकर निकले और कोशिश करें कि घर में ही रहें। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर निकल भी रहे हैं तो वो भी बड़ी सावधानी के साथ निकलें और अपनी और अपनों के स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें।
एनसीआर में घने कोहरे के चलते विमान संचालन प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें लेट हुई। वहीं कई फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर ने लोगों से फ्लाइट स्केड्यूल जांच कर ही एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की। आईजीआई एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया। हमारे डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने देखी उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी इस समय आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर है और यहां पर भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोहरे और शीतलहर का फ्लाइट के संचालन पर किस तरीके से असर पड़ा है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप फ्लाइंग चेक इन इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें कई सारी फ्लाइट या तो डिले हैं या वो फिर कैंसिल हुई है। जैसे कि जम्मू और श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हुई है, इसी तरीके से जो जम्मू और श्रीनगर की दूसरी फ्लाइट है वो डिले चल रही है। इसी तरीके से अहमदाबाद की भी एक फ्लाइट डिले चल रही है। तमाम ऐसी फ्लाइटें हैं जो या तो देरी से चल रही हैं या वो कैंसिल हुई हैं। हालांकि इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ तौर पर एयरलाइंस को ये इत्तला की है, साफ तौर पर उनको निर्देश जारी किए हैं कि अगर उनके फ्लाइट संचालन में देरी होती है तो वो यात्रियों की सहूलियात के लिए उनके रुकने, खाने और कैंसिलेशन के पूरे रिफंड का इंतजामात करें। यात्रियों को किसी तरीके की कोई भी मुश्किलात नहीं होने चाहिए। दिल्ली एनसीआर के आसपास पूरे इलाके में विजिबिलिटी काफी लो है। यही वजह है कि तमाम गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। ट्रेन के संचालन में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो हवाई यातायात का मार्ग हो, हर तरफ ऐसे ही मुश्किलात आ रहे हैं। तो मतलब जाते हुए साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोहरे और सर्दी शीतलहर ने ये दिखा दिया है कि राजधानी पर उसका पहरा है और उसने गाड़ियों की रफ्तार थाम दी है। आईजीआई एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। साल 2025 को बड़े टैक्स सुधारों के लिए भी जाना जाएगा। आम आदमी को राहत देते हुए बजट में 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया। इसके साथ ही 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण के तहत देश में केवल 5 और 18% की जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिली। टैक्स में छूट की वजह से आम आदमी को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राहत पहुंची। देखिए रिपोर्ट के जरिए। साल 2025 में हुए कर सुधार केवल आम आदमी को वित्तीय मोर्चे पर राहत देते नजर नहीं आए, बल्कि ये वैचारिक स्तर पर होने वाले बड़े बदलाव हैं। कर सुधारों के मोर्चे पर सरकार के नए नजरिए के केंद्र में है सरकार का आम आदमी पर भरोसा। साल 2025 की सबसे बड़ी टैक्स सुधार की खबर नया इनकम टैक्स 2025 रहा। यह कानून करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए साल 2025 के बजट में आयकर में बड़ी छूट दी गई। बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आमदनी को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद टैक्स फ्री आमदनी की सीमा केवल 2 लाख रुपए थी। बीते साल से तुलना करें तो 12 लाख तक की आमदनी पर 80,000 रुपए की टैक्स में बचत होगी। एनडीए शासनकाल में ही सरकार 2017 में आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आई, जिसे आज जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इस नई व्यवस्था के बाद पूरे भारत को एक साझा बाजार बनने और उत्पादों और सेवाओं पर एक जैसी टैक्स व्यवस्था करने में मदद मिली। जीएसटी व्यवस्था को और भी सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 की शुरुआत की। जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 2 कर दिया। अब देश में केवल 5% और 18% की जीएसटी है। लग्जरी और सिन गुड्स पर जीएसटी की दर 40% निर्धारित की गई है। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ। इनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई। 295 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटकर या तो 5 या फिर 0 हो गई। जीएसटी सुधारों के तहत गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% पर आ गई। ये जीएसटी 2.0 का ही नतीजा है कि इस साल नवरात्रों और दिवाली के त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ के कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल बिक्री अक्टूबर माह में ऑल टाइम हाई 40% पर पहुंच गई। साल 2025 में आयकर में मिली छूट और जीएसटी 2.0 के तहत मिली रियायतों से आम आदमी को 2.5 लाख करोड़ की बचत हुई। अगर हम ईयर 2025 देखें तो ये बहुत ही रिमार्केबल फेज रहा है जीएसटी के एवोल्यूशन के लिए, जिसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, काफी सारे लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं और काफी सारी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस हुई हैं। अगर हम की चेंजेस की बात करें जो 2025 के अंदर आए हैं, हम इसको ब्रॉडली 4 बकेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बकेट आता है सब्सटैंटिव चेंजेस का या लेजिस्लेटिव चेंजेस का। दूसरा बकेट आता है जीएसटी रेट रिलेटेड चेंजेस का। तीसरा बकेट आता है प्रोसीजरल चेंजेस का और चौथा बकेट आता है आपका जो लिटिगेशन रिलेटेड चेंजेस हैं।
मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार अतीत से एक निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर सरकार ने अनुपालन को मजबूत करते हुए कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है। 2025 में भारत में कराधान अब नियंत्रण का साधन नहीं है, ये एक साझेदारी है। इस बात को मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और प्रणालियां सरल होती हैं, तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ प्रतिक्रिया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2025 ने हर सेक्टर और हर मोर्चे पर भारत की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी छवि को और मजबूत किया। ये वर्ष उस भारत की तस्वीर बना जो निर्णय लेता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस साल मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसने देश को न केवल कारोबार करना आसान हुआ बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। कैसे कारोबारी सुगमता के लिए साल 2025 रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल 2025 में भारत को न केवल एक आर्थिक उपलब्धि के रूप में बल्कि एक मानसिक और नीतिगत बदलाव के वर्ष के तौर पर भी देखा जाएगा। ये वो साल रहा जब भारत ने फैसला किया कि अब सुधारों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानूनों में, न टैक्स में और न ही शासन की सोच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 ने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब सिस्टम बदलने वाले फैसले लेगी और पुराने ढांचों को ढोने के बजाय उन्हें बदलकर नया बनाने के लिए तैयार है। ये बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ये संकेत भी दिए कि भारत अपनी विकास यात्रा को अब छोटे कदमों से नहीं बल्कि बड़े निर्णयों से आगे बढ़ाना चाहता है। अगर कहा जाए तो 2025 एक ऐसा साल रहा जब भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम रखा। इनमें श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, वस्तु एवं सेवा कर का सरलीकरण, आयकर नीतियों का पुनर्गठन, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और नए व्यापार समझौते करना शामिल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस साल उठाए गए कदमों पर नजर डालें तो जीएसटी में और सुधार किए गए, जिससे कंप्लायंसेस और रिफंड प्रोसेस को और तेज बनाए जा सके। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटाई गई। 200 से अधिक श्रेणियों को डीरेगुलेशन के लिए चिन्हित किया गया। 29 जटिल श्रम कानूनों को समेटकर 4 सरल श्रम संहिताओं में बदलकर व्यवसायों के लिए अधिक स्पष्ट और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाया गया। छोटी कंपनी की टर्नओवर सीमा को 10 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। पूर्व में लागू 33% ग्रीन कवर की अनिवार्यता को खत्म कर उद्योग की प्रदूषण क्षमता के आधार पर नई प्रणाली लागू की गई। भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति में लगने वाले 6 से 12 महीनों के समय को घटाकर 15 से 45 दिन किया गया। जन विश्वास 1.0 और 2.0 के तहत 200 से अधिक छोटे तकनीकी अपराधों को अपराध मुक्त कर सैकड़ों अप्रासंगिक प्रावधान हटाए गए। एनडीए शासित राज्यों ने भी 1000 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त किया, जिससे सुधार जमीनी स्तर तक पहुँचे। डीरेगुलेशन केवल मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहा। आरबीआई और सेबी ने भी समान रूप से बड़े सुधार किए। सेबी ने पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑफर डॉक्यूमेंट्स को संक्षिप्त और स्पष्ट किया, ताकि निवेशक अनावश्यक कागजी बोझ के बजाय वास्तविक जानकारी पर ध्यान दे सकें। वहीं आरबीआई ने दशकों में जारी लगभग 9000 परिपत्रों को समेटकर 11 श्रेणियों और 30 कार्यात्मक क्षेत्रों में 238 मास्टर डायरेक्शंस में बदल दिया। इससे अनुपालन सस्ता, तेज और कम अस्पष्ट हुआ। व्यापार की सुगमता तब तक अधूरी है जब तक बाजार उपलब्ध न हो। तो 2025 में भारत ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ 3 प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते किए। 2013-14 में भारतीय बंदरगाहों पर जहाज औसतन 4 दिन तक खड़े रहते थे। 2025 तक ये समय घटकर 1 दिन से भी कम हो गया। इस वर्ष संसद ने 1908 और 1925 के औपनिवेशिक समुद्री कानूनों को हटाकर 5 आधुनिक समुद्री कानून लागू किए, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटी और भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई गति मिली। यही खास वजह है कि 2025 को किसी एक सुधार के लिए नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव के लिए याद किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब कोई सूचकांक नहीं बल्कि प्रणाली की आदत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ पंच में सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।